हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड जॉब में। दोस्तों मैं आज आपके लिए इडियम एंड फ्रेजेस टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 इडियम एंड फ्रेजेस में आपके बीच में लेकर आया हूं। ये वे इडियम्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन में इडियम एंड फ्रेजेस रिपीट अधिकतर होते हैं और ये मैंने एनालिसिस कर टॉप 15 निकाले हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों यदि आपको इडियम एंड फ्रेजेस की जो पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके बीच में ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसको हमें एक्सेप्ट नहीं होता है, एक्सपेक्ट नहीं होता है, उसे कहते हैं एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इवेंट की जगह हम इसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। दूसरे की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग होता है कि स्लाइट सेटिस्फिकेशन, यानी झूठी तसल्ली देना, किसी को झूठी तसल्ली देना, स्लाइट सेटिस्फिकेशन। थर्ड नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। टू बी ऑल एट सी, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। टू बी ऑल एट सी, इसका मतलब होता है लॉस्ट एंड कन्फ्यूज। लॉस्ट एंड कन्फ्यूज, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि यदि आप समुद्र के बीचों बीच हैं, टू बी एट ऑल द सी, तो आपको चारों तरफ कोई दिशा का ज्ञान नहीं रहता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप खो जाते हैं। इस तरह से इसे याद किया जा सकता है। अगले की ओर हम बढ़ते हैं। टू टेक टू वंस हिल्स, इसका मीनिंग होता है टू रन अवे, यानी भाग जाना। टू टेक टू वंस हिल्स। अगले की ओर हम बढ़ते हैं तो फिफ्थ नंबर का है टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट, हिंदी में भी इससे ये मुहावरा है कि धूल चटा देना। धूल चटा देना का मीनिंग होता है कि टू बी डिफीटेड, इसका मतलब होता है किसी को हरा देना। टू बी डिफीटेड यानी धूल चटा देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नॉन ऑफ दिस, इसमें डी ऑप्शन राइट है, तो मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ कि टू बी डिफीटेड इसका राइट आंसर है। टू बी डिफीटेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। छठे नंबर का है टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब इसका होता है कि टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जितना संभव, जो संभव प्रयास हो सके वो करना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, आप कल्पना कर सकते हैं कि धरती से स्वर्ग तक, मतलब कि जो चाहे वो पॉसिबल एफर्ट जो है आपका वो ट्राई करना। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। 6-7 की हम बात करते हैं। टू स्मेल ए रेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टू स्मेल ए रेट का मीनिंग जो होता है वो होता है कि किसी पर शंका करना, शक करना, किसी पे शक करना, कि दाल में काला होना जिसे हम कहते हैं कि किसी पे शक करना, उसे कहते हैं टू स्मेल ए रेट। मतलब कि चूहे की जो स्मेल आती है उस प्रकार से ये इडियम बनाया गया है। टू बी सस्पिशियस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, टू बी सस्पिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है एन एप्पल ऑफ एन आई। एन एप्पल ऑफ एन आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एप्पल ऑफ एन आई, आप हिंदी में भी इसका जानते हैं कि आँख का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बिलव्ड पर्सन, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं ईजी एंड कंफर्टेबल लाइफ, तो ये तो हो नहीं सकता, पर इसका एक इडियम ज़रूर है जिसे हम कहते हैं बेड ऑफ रोजेस, गुलाब का बिस्तर, जिसे हम हिंदी में इसका मीनिंग होता है, पर इसे इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ के रूप में जाना जाता है। अगला जो बी ऑप्शन है आपके लॉन्ग टाइम लव, इसके लिए इंग्लिश में एक इडियम है। ये आंसर इसका नहीं है, पर इसके लिए एक इडियम है जिसे हम कहते हैं एन ओल्ड फ्लेम, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिलव्ड पर्सन। डी ऑप्शन की हम बात करते हैं तो इज द हैविंग बिग सक्सेस,
एक बड़ी सफलता को प्राप्त करना, इसके लिए एक इडियम है जिसे कहा जाता है कि हिट द जैकपॉट इज़ हैविंग बिग सक्सेस का है हिट द जैकपॉट। दोस्तों क्वेश्चन को लिंक कर कर याद करने से ज़्यादा हमें याद होता है, अच्छे से याद होता है, हम भूल नहीं पाते हैं। एक क्वेश्चन है तो उसके जो भी तथ्य हैं जो हम जान सके वो हमें एक साथ याद कर लेने चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे से वो याद हो जाए। 9 क्वेश्चन के और हम बढ़ते हैं। तो 9 क्वेश्चन है बोन ऑफ कंटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बोन ऑफ कंटेंशन। एक मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में इसकी जगह एक और आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बोन ऑफ कंटेंशन से आप समझते हैं कि जो झगड़े की जड़, जो हिंदी में हम बात करते हैं कि झगड़े की जड़, जिस कारण जिस सब्जेक्ट से झगड़ा होता है उसे झगड़े की जड़, उसे बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं, और उसी के लिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आपके बीच में होगा सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट मतलब कि झगड़े की जड़। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट रिपोर्ट के लिए एक इडियम यूज़ होता है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं ब्लू बुक। ब्लू बुक गवर्नमेंट रिपोर्ट के लिए एक इडियम है जो यूज़ होता है। सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन है सेल्फिश फ्रेंड। इसके लिए एक अच्छा सा इडियम यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि साफ मौसम का जो दोस्त होता है, जब सूख है तब दोस्त हैं, उसे कहते हैं सेल्फिश फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड। सेकंड का है ये सेल्फिश फ्रेंड का फेयर वेदर फ्रेंड। अगला जो थर्ड ऑप्शन है उसके हम बात करते हैं बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड के लिए भी एक इडियम यूज़ होता है जिसे कहते हैं बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, अब अगले 10th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ बहुत अच्छी है, आप हिंदी में भी इसे समझ सकते हैं। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, अगर आप एक बिल्ली और कुत्ते को पास में रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, वो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है कि झगड़ालू जीवन, जिसे हम कह सकते हैं क्वारलसम लाइफ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है रेनिंग वेरी हेवीली, बहुत तेज़ बारिश होना। तो इसका जो एक इडियम इंग्लिश में प्रयुक्त किया जाता है उसे हम इसी से संबंधित है, वो कैट्स एंड डॉग लाइफ से, पर उसके लिए लिखा जाता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है रेनिंग वेरी हेवीली। सेकंड की हम बात करते हैं वीक पॉइंट। वीक पॉइंट के लिए इंग्लिश में एक इडियम यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं ए चिल्स हिल। ए चिल्स हिल प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, जिसे वीक पॉइंट के लिए किया जाता है, उसका मतलब होता है वीक पॉइंट। फाइंड फॉल्ट्स गलतियाँ ढूंढना, तो इसके लिए इंग्लिश में एक इडियम यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं पिक होल्स इन। पिक होल्स इन के लिए फाइंड फॉल्ट्स है। और ऑप्शन डी तो आपके सामने ही है क्वारलसम लाइफ मतलब झगड़ालू जीवन, इसके लिए प्रयोग किया जाता है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। 11 क्वेश्चन की हम बात करते हैं डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि डाई वाइल सर्विस इन सर्विस। यदि आप किसी सेवा सर्विस दे रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तब आपकी मृत्यु हो जाना, इसके लिए कहा जाता है डाई इन हार्नेस। ऑप्शन इसके हैं डाई फ्रॉम फीवर, तो ये तो हो नहीं सकता कि बुखार से मर जाना। डाई इन यंग एज, युवावस्था में मर जाना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन आपके बीच में डाई वाइल इन सर्विस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब सर्विस में होते हैं आप किसी सर्विस में और तब आपकी मृत्यु हो जाती है, इसके लिए डाई वाइल इन सर्विस। ऑप्शन डी जो है एट लॉस, ये हो नहीं सकता, पर इसके लिए इंग्लिश में एक इडियम है एट लॉस मतलब कि घाटे में जाना या फिर कर्जा लेके रखना, दिवालिया जिसे कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में होता है इन रेड। रेड आपको पता ही है कि खतरे के लिए प्रयोग किया जाता है। रेड अगर कोई व्यक्ति घाटे में जा रहा है, जिसने कर्जा ले रखा है, इन डेप्ट इज़ द राइट वर्ड है कि इन डेप्ट, तो इसके लिए है इन रेड। 12th क्वेश्चन की हम बात करते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये जितने भी इडियम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप
अच्छे से याद कर लीजिए। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए कि रात में भी आपको कोई उठाकर पूछे कि इसका मतलब क्या होगा तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब ये होगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैं इस चैनल पर जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश के मोस्ट टॉपिक के बारे में बातचीत करता हूँ। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि बिटवीन द डेविल एंड डीप सी इज़ द मीनिंग, कि हिंदी में जो होता है कि डेविल एंड डीप सी मतलब कि इधर कुआं उधर खाई, मतलब कि आप दो डिफ़िकल्टीज़, दो कठिन जो सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कि मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, तो इज़ द राइट मीनिंग के बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हैप्पी एंड जॉय, खुशी और उत्साह तो हो नहीं सकता। टोलरेट मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ये वोकेब का है, इसे याद रखिएगा। टोलरेट मतलब होता है नज़रअंदाज करना। और इसके लिए एक इडियम इंग्लिश में यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं पुट अप विथ का मतलब होता है टोलरेट करना। और इडियम से क्या कहे इसको, पर एक फ्रेजल वर्ब भी है पुट अप विथ। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं, सॉरी। ऑप्शन सी हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम तो इसका आंसर हो नहीं सकता। डी ऑप्शन जो है वो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यदि आप दो कठिन परिस्थितियों में चले जाएं, आपको पता ना चले कि इधर कुआं है इधर खाई है, कहाँ जाए भाई, तो वो स्थिति आपके बीच में है, तो इसका जो है वो ये है। दोस्तों इनको ये कोई टफ नहीं होते, किसी प्रकार से इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको लिंक करके जोड़ देंगे, जैसे मैंने कहा है कि किसी भी चीज़ को लिंक करके जोड़ दीजिए तो वो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी। इधर कुआं उधर खाई मतलब बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, मतलब कि दो कठिन परिस्थितियाँ, ऐसे करके आपको याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएंगे। और इस तरह से याद करने से आप जीवन में इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप इनको रट लेते हैं काफ़ी तरीके से तो भी आप कुछ समय के बाद अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की हम और बात करते हैं, किक द बकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। किक द बकेट हिंदी में अर्थ होता है कि बाल्टी को मार देना, ऐसा इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है। किक द बकेट का अर्थ होता है टू डाई, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मर जाना इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी टू डाई। अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं एट एवरी प्लेस, तो इसके लिए एक इडियम यूज़ होता है नुक्स एंड कॉर्नर्स, याद रखिएगा नुक्स एंड कॉर्नर्स इधर क्वेश्चन प्रयुक्त होता है एट एवरी प्लेस। दोस्तों आप इनको कॉपी में लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये आप कभी भी देखिए, वरना मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले की हम बात करते हैं एन एक्सपर्ट, ऑप्शन बी जो है एन एक्सपर्ट, ये हो नहीं सकता है। ऑप्शन सी मैंने कहा आपको राइट आंसर है। एट लॉस का मैंने आपको बता ही दिया है, एट लॉस का क्या है इन रेट। 14 नंबर का क्वेश्चन है बैक एंड कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक एंड कॉल। तो बैक एंड कॉल इसे कहा जाता है कि जो तत्पर होता है, जो अपनी आज्ञा को मान लेता है तुरंत, जैसे कि हमने किसी से कुछ कहा कि भैया ये लेकर आ जाओ तो वो तुरंत लेकर आ गया, वो रेडी टू ओबे है, वो आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार है, तत्पर है, इज़ द राइट क्वेश्चन है। तो वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, तुरंत तत्पर, आपने जो ऑर्डर दिया उसको कंप्लीट करना। एक्ट फुलिशली, तो एक्ट फुलिशली तो आ ही नहीं गा, क्योंकि मूर्ख के रूप में कार्य करना, मूर्ख जैसा कार्य करना तो हो नहीं सकता। तो एक्ट फुलिश के लिए इंग्लिश में एक इडियम यूज़ करते हैं, इसे याद रखिएगा। इंग्लिश में इसका प्ले द फूल, मतलब कि फुलिशली काम करना, प्ले द फूल। ठीक है दोस्तों, अगले की हम बात करते हैं थ्रो मड, क्या है थ्रो मड यानी किसी पर कीचड़ उछालना। मड मतलब होता है कीचड़ उछालना। तो आप हिंदी में भी ध्यान रखते, कीचड़ उछालते नहीं हैं अपन के, इसने किसी के ऊपर कीचड़ फेंक दिया, कीचड़ उछाल लिया। और कीचड़ उछालना मतलब किसी को बदनाम करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को डिफेम करना, समवन डिफेम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू। तो कॉन्ग्रेचुलेशन तो
आ नहीं सकता, किसी को बधाई देना तो किसी के ऊपर कीचड़ उठा कर उसे बधाई तो नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए एक इंग्लिश में इडियम यूज़ होता है कॉन्ग्रेचुलेशन को, तो टू एट हेड्स ऑफ समवन। हेड्स ऑफ समवन मतलब किसी को हेड्स ऑफ करना तो कॉन्ग्रेचुलेशन का कहलाएगा। सीक्रेट एनिमी, हाँ दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि सीक्रेट एनिमी के लिए एक इडियम यूज़ होता है, मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है वो, कि ए सीक्रेट एनिमी के लिए यूज़ होता है स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास जो है वो ए स्नेक इन द ग्रास मतलब कि घास में अगर आप जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घास उगी हैं और उसमें अगर सांप जा रहा है और आपको उसने काट लिया है तो वो सीक्रेट है, वो आपको पता नहीं है कि आपका वो दुश्मन है और आपको काट लिया, आपको पता ही नहीं चला, तो एक सीक्रेट एनिमी कहते हैं ना कि वो सीक्रेट एनिमी होता है। अगले की हम बात करते हैं सी डिफेम समवन। तो मैंने कहा है कि इसका राइट आंसर यही है, डिफेम समवन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर क्वेश्चन है। वेरी स्लो तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे से चलना। ये 15 क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। मैं फिर आपको बता दूँ ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप एक को भी ऐसा कमज़ोर ना समझें। और इनके साथ साथ जो मैंने ऑप्शन के बारे में भी आपको बताया है कि किस ऑप्शन का क्या इडियम है इंग्लिश में प्रयुक्त किया जाता है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उनको भी याद रखिए। अगर आपको ये याद नहीं होते, याद करने में कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार लगातार देखिए, क्योंकि आप 2 से 3 बार इसको देखेंगे तो आपको धीरे धीरे ये याद होने लग जाएंगे। इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको समझने के बाद याद करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपके बीच में नए नए टॉपिक्स के नए नए क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो मैं लेकर आता रहता हूँ। तो यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। और इसकी जो PDF की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नई सोच के साथ। धन्यवाद।